नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए लोकसभा का चुनाव संसदीय प्रणाली के तहत जहां भी शासन व्यवस्था है, वहां जनमत का, सांसदों का और उनके द्वारा चुनी जाने वाली सरकार का जो महत्व होता है, उस महत्व को लोकतंत्र के महापर्व में एक बार फिर से भारत की जनता ने नए सिरे से परिभाषित किया है। लेकिन जिस प्रकार से एक दलीय व्यवस्था जो 25 सालों के बाद आई थी इस देश में 2014 में, वो एक दलीय व्यवस्था अब एक बार फिर बहुदलीय गठबंधन यानी न्यूनतम साझा कार्यक्रम वाले सरकारों की ओर लेकर जा रही है। स्पष्ट तौर पर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी को वैसे ही बहुमत मिला है, उनके गठबंधन को यानी एनडीए गठबंधन को वैसे ही बहुमत मिला है जैसे 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को बहुमत मिला था। लेकिन सरकार एनडीए गठबंधन की तब वहां बनी नहीं थी। तो क्या दिल्ली में भी ऐसा ही होगा? और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का कम होना, पूरी बाजी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के हाथ में केंद्रित हो जाना और इंडिया गठबंधन के द्वारा ये कहना कि कल फैसला लिया जाएगा कि सरकार कैसे बने, और सरकार बनाने के लिए संकेतों में ही सही लेकिन एक दृढ़ता जो आज दिखाई गई, क्या भारत की राजनीति में अगले हफ्ते या अगले 2-4 दिनों तक कोई नया खेल होने वाला है? इन सारी संभावनाओं पर और जनता ने ऐसा फैसला क्यों दिया, इन सब परिस्थितियों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है जाने माने पत्रकार, लंबा वक्त इस देश में इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म में, पॉलिटिकल जर्नलिज्म में बिता चुके दीपक शर्मा जी, और हमारे साथ इसके साथ ही मौजूद है जाने माने शिक्षाविद, आईआईटी के छात्र रहे संदीप मनुधने जी। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। दीपक जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, इस मैंडेट को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये जो मैंडेट है, की व्याख्या आप कैसे करते हैं? जनादेश तो नहीं कह सकते, मैं ये कह सकता हूं कि पहली बार मोदी जी मैंडेट में, अपने ही मैंडेट में फंस गए। अगर आप 2001 से और 2024 तक अगर मोदी जी की पॉलिटिकल जर्नी देखें, मुझे याद आ रहा है कि मोदी जी को मैंने दिल्ली में ऑटो रिक्शा पर घूमते हुए देखा है, मैंने उनको रिक्शे पर घूमते हुए देखा है, मैंने उनको ढाबे पे खाना खाते हुए देखा। लेकिन 2001 में जब वो मुख्यमंत्री बने, केशु भाई को हटाकर जब अडवाणी जी ने इनको बनाया, उसके बाद से जो मोदी जी की जर्नी है, वो जर्नी आप कह सकते हैं जैसे कोई बोइंग टेक ऑफ करता है, उस तरह की जर्नी सीधे आसमान पे, और फिर लगता है जैसे मोदी जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और उनकी अगर आप सियासत देखेंगे, उनकी जो सियासत है पूरी तरह से फ्लोर ऑफ द हाउस पे फोकस है, यानी संख्या बल पर फोकस रहती है। और अगर आप पूरा गुजरात का देखें तो गुजरात में उनकी 2001 से 2024 आज की तारीख तक, हालांकि वो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन मोदी जी हमेशा एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट में रहे, उन्होंने एक बहुमत की सरकार को हमेशा लीड किया। पहली बार मोदी जी फंस गए और आज अपने कदमों पर जब भी वो शपथ लेंगे, क्योंकि मुर्मू उनको बुलाएंगी, जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने ही बनाया है। अभी भी सत्ता मोदी जी के हाथ में है, कैबिनेट सेक्रेटरी उनका है, सरकार उनकी है, सारी चीजें उनकी, व्यवस्था उनके हाथ में अभी भी है। तो मुझे लगता है बीइंग अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति उनको ही ऑफर करेंगी और वो सरकार बनाएंगे। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ी शर्त है, इस बार 24 साल में पहली बार मोदी जी जब शपथ लेने जाएंगे, जब उनको राष्ट्रपति बुलाएंगी, उनका नाम अनाउंस कैबिनेट सेक्रेटरी करेंगे कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और जब वो जाएंगे शपथ लेने तो अपने कदमों पर नहीं होंगे, वो पहली बार वो बैसाखियों पर होंगे। एक बैसाखी नीतीश कुमार की होगी, एक बैसाखी जो है वो नायडू बाबू की होगी, और कुछ और छोटी छोटी बैसाखियां होंगी। तो पहली बार मोदी जी को बैसाखियों पर चलकर शपथ लेने जाना है, ये बात बिल्कुल तय है, इसमें कोई भ्रम नहीं है। सवाल इस बात का है कि ये जो सरकार है, ये जो अल्पमत की सरकार है, कितने दिन मोदी जी चला पाएंगे? क्या मोदी जी का वो टेम्परामेंट है उस तरह का? मोदी जी ने 24 साल तक जिस तरह राज किया है कि एक अमित शाह और एक वो, हम दो हमारे दो, जो राहुल गांधी ने कहा था, वही मोदी जी की सरकार का मंत्र है। तो क्या एक डेमोक्रेटिक सेटअप में वो सरकार को चला सकते हैं? क्या उनका जो व्यक्तित्व है वो अटल बिहारी वाजपेयी जैसा है, जहां पर एक जॉर्ज फर्नांडिस होंगे, जहां पर एक ममता बनर्जी होंगी,
जहां एक नवीन पटनायक होंगे, जहां पर एक नीतीश कुमार होंगे, क्या इस तरह के कुनबे के साथ मोदी जी सरकार चला पाएंगे जो वाजपेयी ने कभी चलाई थी? ये एक बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि मैं देखता हूं, अगर मैं मोदी जी का पूरा एक फ्लो ऑफ चार्ट देखूं उनके पावर का, तो हमेशा उन्होंने विधायकों को तोड़ा है, संख्या को काटा है, पार्टियों में तोड़फोड़ की है, और जो कुछ उन्होंने चलिए, किया। एक सवाल जी यहाँ उठता है जो हम जानना चाहेंगे आपसे। हमारी स्टूडेंट लाइफ और आपकी टीवी पत्रकारिता की लाइफ वही रही है जब इस देश में सत्ता जो गठबंधन की होती थी उसको चलाने के लिए एक टास्क मास्टर की जो जरूरत थी, वो आपने अपने पत्रकारिता के दौर में कभी हरकिशन सिंह सुरजीत के रूप में, कभी जॉर्ज फर्नांडिस के रूप में, कभी प्रणब मुखर्जी के रूप में आपने देखा। क्या नरेंद्र मोदी के पास कोई ऐसा टास्क मास्टर है जो इस सरकार को, गठबंधन को आम सहमति की राजनीति के आधार पर आगे सरकार की गाड़ी को खींच सके? अभिषेक बाबू, मैं यही आपसे सवाल कर रहा हूं कि वो नीतीश कुमार से किस तरह समर्थन लेंगे। यही नीतीश कुमार हैं। इन्हीं नीतीश कुमार ने बयान दिया था और कैमरा पर बयान दिया था कि मोदी जी उनकी सरकार को तोड़ना चाहते हैं। उन्हीं के एक ब्यूरोक्रेट जो नीतीश कुमार के सेक्रेटरी थे, उनके जरिए सरकार तोड़ रहे हैं। उनके जरिए वो जेडीयू पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, जनता दल यूनाइटेड को तोड़ना चाहते हैं। ये उनका इल्जाम था और यही इल्जाम लगा के उन्होंने लालू से हाथ मिलाया था। और यही नायडू बाबू है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ज्यादा नहीं, 6 महीने पहले का। यही नायडू बाबू दिल्ली में 3 दिन तक रुके थे, इनको अपॉइंटमेंट नहीं दिया था जी। इनको अपॉइंटमेंट मोदी जी ने नहीं दिया था। और उसके बाद नायडू बाबू वापस हैदराबाद जाते हैं, जहां पर उनकी गिरफ्तारी हो जाती है 15 दिन के अंदर, क्योंकि उस वक्त जो सर्वे आ रहे थे आंध्र प्रदेश के, उसमें वाईएसआर पार्टी, जगन मोहन की पार्टी आगे चल रही थी, नायडू बाबू पीछे चल रहे थे। और फिर अमित शाह ने इशारा किया, उसी वाईएसआर ने नायडू बाबू को जेल भेज दिया। यानी जो काम अमित शाह ने महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ किया या फिर एनसीपी के साथ किया, वही गलती जगन मोहन रेड्डी ने कर दी। और जैसे ही नायडू बाबू अरेस्ट हुए, सीआईडी ने उनको जेल भेजा, सिंपैथी फैक्टर उनके साथ हो गया। और जब दूसरा सर्वे 3 महीने के बाद अमित शाह ने किया, तो अमित शाह ने कहा कि अब जगन मोहन रेड्डी की जगह हमें नायडू बाबू के साथ जाना चाहिए, ये आदमी सीटें ला सकता है। ठीक है, मैं तो अभी आ रहा हूं। क्या नायडू बाबू जो चोट खाए हैं मोदी जी से, क्या नीतीश कुमार जो चोट खाए हैं, ये चोट खाए हुए लोग, और फिर उस पर मोदी जी की फितरत सरकार तोड़ने की। आप ये बताइए, अकाली दल कहां है? मैं लोकसभा में बैठा हुआ था, मैं कवरेज कर रहा था, उसी वक्त हरसिमरत कौर ने ये कहा कि हम किसान आंदोलन पर, किसान कानून पर साथ नहीं देंगे सरकार का। जी। और उससे पहले अमित शाह ने कहा अगर आपको साथ नहीं देना है तो आप मत दीजिए, जाइए। और किसान आंदोलन के मुद्दे पर अकाली दल अलग हो गया, वो अकाली दल जो 30-35 वर्षों से, वाजपेयी के टाइम से बीजेपी के साथ था। जी। आपने एक झटके में उसको किनारे कर दिया। आपने उद्धव ठाकरे, वही उद्धव ठाकरे जिन बाला साहब ने इनको बचाया था दंगों में, बाला साहब की पार्टी तोड़ी आपने, अकाली दल बादल की तोड़ दी, नायडू बाबू को आपने अपॉइंटमेंट नहीं दिया, जेल भिजवा दिया जगन मोहन रेड्डी के कहने पर। आपने नीतीश कुमार के साथ क्या, आपसे ज्यादा मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। कहने का मेरा मतलब यह है कि जिस आदमी की फितरत में अलाइस को तोड़ना, सहयोगी दलों को तोड़ना, तोड़कर शिवसेना जैसा हाल कर देना, जो फितरत हो, क्या इस टेम्परामेंट के साथ, क्या इस बैकलॉग के साथ, क्या इस आप कह सकते हैं इतिहास के साथ मोदी जी कितने दिन सरकार चलाएंगे? बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है आपने, मैं भी आ रहा हूं, लेकिन उसके पहले संदीप मनोधने जी के पास चलता हूं। संदीप जी, आखिर जिस प्रकार से चंद्रबाबू नायडू ने आज प्रेस से कोई बातचीत नहीं की है और कल वो दिल्ली लैंड कर रहे हैं, नीतीश कुमार ने प्रेस से बात नहीं की है, सम्राट चौधरी को लौटा दिया है, उनके घर गए थे। कहा जा रहा है प्रधानमंत्री का फोन भी, जो कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री का फोन भी नीतीश कुमार ने नहीं लिया है। क्या ये सारी पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी बहुमत से 32 से 35 सीटें पीछे रह रही है और बीजेपी के पास वैसे लॉयल, वैसे भरोसेमंद साथी दिखाई नहीं दे रहे? क्या कल के बाद परिस्थितियां बदल सकती है? जो साथ चुनाव लड़े उनको कोई बड़ा ऑफर दूसरी तरफ से मिलने पर क्या वो उधर जा सकते हैं?
दीपक जी ने अभी कहा कि ये चोट खाए हुए लोग क्या साथ में आएंगे। मैं उसमें थोड़ा परिवर्तन करना चाहूंगा। क्या ये भयानक अपमान सहे हुए लोग इनके साथ जाकर अपना और अपमान करवाना चाहेंगे? मैं उनकी जगह होता तो मैं कभी नहीं जाता। इतना घनघोर अपमान हुआ है इन लोगों का कि कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति जा ही नहीं सकता, भले ही डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट मिल जाए, क्योंकि पहला मौका मिलते ही पर कतर दिए जाएंगे। ये बात पिछले 10 सालों में मोदी शासन में सारे नेता, बीजेपी के भी, राजनाथ सिंह जी का क्या हाल है किसी से छुपा नहीं है, माला में तो घुसने नहीं देते उनको, सबको पता है पर कतर दिए जाते हैं। वही होगा, इसलिए इनके साथ जाने की संभावना बहुत नगण्य है, लगभग जीरो है। दूसरी बात, क्या आप जानते हैं अभिषेक जी, आज किशोरी लाल ने स्मृति ईरानी को कितने वोट से हराया है? 1,67,000 वोट। और क्या आप जानते हैं नरेंद्र मोदी ने अजय राय को कितने मतों से हराया है? केवल 1,52,000 वोट। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? पासा और बाजी दोनों पूरी तरह पलट चुके हैं, राजनीति पलट चुकी है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो भविष्य के प्रधानमंत्री होंगे ये तो अभी किसी को पता नहीं है, अब तो वो भूतपूर्व हो चुके। भूतपूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी केवल 1.52 लाख वोट से जीते हैं। ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि वाराणसी की जनता ने उनको स्वीकार नहीं किया। अरे इंदौर का सांसद 10-11 लाख मतों से जीत गया भाई, बाकियों की तो छोड़िए आप। बताइए, आज जो खबरें आई है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से सहयोगी दल या नए सहयोगी दल बनाने की कवायद में शरद पवार को आगे किया जा रहा है। क्या शरद पवार की मैनेजमेंट स्किल इतनी बड़ी है? क्या सियासत में वो अमित शाह से बड़े चाणक्य इस खेल में खुद को साबित कर पाएंगे कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू या फिर नीतीश जगन दोनों को, चंद्रबाबू नायडू और जगन मोहन को एक साथ ला सके, जैसे जॉर्ज फर्नांडिस ने डीएमके और एआईएडीएमके दोनों का समर्थन एक साथ हासिल किया था एक दौर में? क्या उस तरह का काम कर पाएंगे? बिल्कुल। शरद पवार की बात और कोलिशन पॉलिटिक्स की बात पे आने से पहले आपको याद दिला दूं, मैंने 2 बातें अभी की थी, चोट और अपमान, और मोदी की विक्ट्री मार्जिन वर्सेस हमारे किशोरी लाल जी की। अभी 5 मिनट पहले न्यूज आई है कि नरेंद्र मोदी ने बहुत ही तीखा भाषण देते हुए कहा है कि अपोजिशन में दम कहां है, ये तो सारे मिलके भी मेरे बराबर नहीं हो पाए। आप ध्यान से देखें, अभी भी भाषा की शैली आक्रामक और अपमानजनक ही है। आज के इन हालातों में जहां मोदी अपनी सारी ताकत लगा के 240 के आगे नहीं ले जा पाए, जबकि बातें 350-400 की कर रहे थे उनके सारे गोदी मीडिया और एग्जिट पोल के फर्जी आंकड़े देने वाले, क्या उनकी शैली में एक सौम्यता, एक मृदुलपन, एक थोड़ा सा एकोमोडेट करने की क्षमता रिफ्लेक्ट होना शुरू नहीं हो जानी चाहिए थी? कि हाँ, इसको कहते हैं लोकतंत्र, सबने कितना अच्छा लड़ा, सबको मेरी तरफ से बधाई, विपक्ष को भी बधाई, हम सब मिलके न्यू इंडिया का निर्माण। वो तो उल्टे ये कह रहे हैं कि विपक्षी तो सारे मिलके भी मेरे बराबर नहीं आ पाए। अभिषेक जी, मुझे तो बहुत आश्चर्य होगा अगर कोई भी दल एक ऐसी भाजपा के साथ अब जाने की कोशिश करेगा 10 साल के अनुभव के बाद। इस बात की पूरी संभावना है कि शरद पवार जी अगर करें, सबसे सीनियर हैं, सबको जानते हैं, सबके साथ उनकी मित्रता है, किसी से दुश्मनी है ही नहीं। और वो उनका एक बयान भी आया था कि कुछ दल कांग्रेस में मर्ज कर सकते हैं चुनाव के बाद। वो तो उन्होंने पहले दिया था और वो बिल्कुल हो भी सकता है। और महाराष्ट्र में जिस तरह बॉम्बे में स्थिति हुई कि सिवाय पीयूष गोयल वाली सीट के, क्योंकि वो भी पिछली बार का कैंडिडेट बहुत बड़ी मार्जिन से निकाल गया था, बाकी सारी सीटें एमवीए जीत के एक तरफा ले गया। ये बहुत बड़ा सिग्नल है एक मेट्रो सिटी के हिसाब से, क्योंकि दिल्ली और बेंगलोर में ये ट्रेंड देखने को आज नहीं मिला है जो बॉम्बे में देखने को मिला है, जहां तक एमवीए और इंडिया अलायंस का सवाल है। तो निश्चित तौर पर कोलिशन पॉलिटिक्स के बहुत सारे परमुटेशन, कॉम्बिनेशन हमें अगले 10, 15, 20 दिनों में देखने को मिलेंगे। भूतपूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो सकता है
एक बार फिर से प्रधानमंत्री बने, लेकिन अब राजनीति पूरी तरह बदल गई है। मैं बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। हमें जो बड़े ट्रेंड्स हैं वो तो देखने चाहिए, मैं हमेशा बोलता हूं, लेकिन हमें कुछ आंकड़े देखने चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं आज का सबसे नाटकीय आंकड़ा क्या है। जी बीजेपी को अभी तक, और मुझे नहीं लगता इसमें बहुत बड़ा चेंज अब होगा, हम अभी बैठे हैं रात के 9:30 बजे, 36.6% वोट मिले हैं, 23,52,00,000। 2019 में 5 साल पहले कितने मिले थे? तब मिले थे 37.3। उनका वोट परसेंटेज कम हो गया है। जी अगर ये रात तक इलेक्शन कमीशन 3-4% बढ़ा दे तो मुझे नहीं पता। नरेंद्र मोदी के बीजेपी, अमित शाह की बीजेपी को इलेक्शन कमीशन 36.6% वोट दे रहा है, जो 5 साल पहले 37। बीजेपी ढलान पर है। संदीप जी, दूसरी बीजेपी बात ढलान पर है। कंप्लीट करने दीजिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, क्योंकि ये ट्रेंड है। जी कांग्रेस पार्टी 21.2% वोटों के साथ खड़ी है आज, जो पहले 19.4% पे थी। बीजेपी का वोट शेयर ढलान पे है, कांग्रेस का वोट शेयर उफान पर है। ये बहुत बड़ा ट्रेंड है, और इसी ट्रेंड ने सारा इस बार उल्टा पुल्टा कर दिया मामला बीजेपी के लिए। और वो जो इस कॉन्फिडेंस में बैठे थे कि हमारा तो वोट शेयर 40% क्रॉस कर जाएगा, हकीकत उससे बिल्कुल उल्टी निकली है। और इसके कारणों पे आज बहुत चर्चाएं भी हुई हैं, वो हम कभी और करेंगे। तो जी हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ। बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया। दीपक जी के पास मैं चल रहा हूँ। दीपक जी, 2 छोटे-छोटे सवाल हैं आपके लिए। एक, क्या ईडी एरा का अब अंत हो गया भारतीय राजनीति में? मतलब इन्वेस्टिगेशन की भूमिका तो उसकी रहेगी। राजनीति में उसके सदुपयोग या दुरुपयोग के वाले एरा का अंत हो गया। और दूसरा, क्या जनता के जनादेश के बाद सरकार बनाने बिगाड़ने के खेल का आज अंत हुआ है, या आज से इस खेल की शुरुआत हुई है? देखिए, मुझे लगता है खेल की शुरुआत आज हुई है, और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी कल जो बैठक होगी बड़ी इम्पोर्टेंट है। उसमें शरद पवार, ज़ाहिर तौर पर शरद पवार काफ़ी करीब हैं नायडू बाबू के, उनकी अच्छी मित्रता है। इसी तरह से डीके शिव कुमार जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं कर्नाटक के, वो बहुत करीब हैं नायडू बाबू के। ये लोग चाहेंगे कि नायडू बाबू को अपनी तरफ लाएं। इसी तरह से अखिलेश यादव, तेजस्वी मिलकर नीतीश कुमार को ला सकते हैं। बट यहाँ पर एक थोड़ा-सा प्रॉब्लम है कि क्या जो बाकी दल हैं इंडिया अलायंस के, क्योंकि सबके पास स्लेंडर मार्जिन है, उसके पास, किसी के पास जो है संख्या ज़्यादा नहीं है। अगर कांग्रेस के पास मान लीजिए 170-180 की संख्या होती, तो एक आप कह सकते हैं एक मिली-जुली सरकार को चलाना आसान हो जाता। किसी के पास 38 सांसद हैं, किसी के पास 30 हैं, किसी के पास 22 हैं, किसी के पास 18 हैं, किसी के पास 17 हैं। बराबर की दोस्ती है। बराबर की दोस्ती के साथ चलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो कल की जो मीटिंग होगी, उसमें ममता बनर्जी की हमें पोस्चरिंग देखनी होगी कि ममता बनर्जी क्या सोच रही हैं। क्या वो चाहेंगी कि शरद पवार को प्रधानमंत्री बना दिया जाए? क्या नीतीश कुमार पर ममता बनर्जी एग्री होगी? क्योंकि ममता बनर्जी के पास नंबर है, नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नंबर गेम को देखते हुए सबसे पहला ऑप्शन ये है कि क्या ये फीजिबल होगा? क्या जो सीनियर लीडरशिप है, जिसमें कांग्रेस भी इंक्लूडेड है, शरद पवार भी हैं, उद्धव भी हैं, क्या ये सारे लोग, लालू यादव भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं सलाहकार के तौर पे, क्या ये लोग एक चार्जशीटें प्लेटफॉर्म उनकी पर आई है। जी हाँ, लेकिन सीनियर लीडर है। क्या ये सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होके ये फैसला लेते हैं कि हाँ साहब, हम सरकार बनाएंगे, आउटसाइड सपोर्ट से बनाएंगे, और आप नीतीश कुमार को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कर दो, शरद पवार को प्राइम मिनिस्टर कर दो? इस पे सबका फिर एग्री शरद होना पवार की पार्टी कांग्रेस में मर्ज कर जाए, ये बहुत भी हो सकता जरूरी है। है। नहीं, जो भी है, बहुत जरूरी है कि ममता बनर्जी की पोस्चरिंग क्या है, क्योंकि नंबर की जो क्रंच है वो इंडिया अलायंस में और भी ज्यादा है। तो अगर ये कॉम्बिनेशन बना तो मुझे लगता है शर्तिया मतलब एक चुटकी में फिर नीतीश कुमार और नायडू बाबू इंडिया अलायंस के जहाज पर बैठे मिलेंगे आपको। लेकिन अगर ये कॉम्बिनेशन नहीं बनता है और कोई और विकल्प नहीं रहता, तो फिर मोदी के साथ जाना है। और तब अगर आप मोदी के साथ जाते हैं तो मोदी जी हो सकता है बगुला भगत की तरह शुरू के 6 महीने बहुत सॉफ्ट हों, लेकिन बाद में फिर वही, एक मैंने कहा ना, वही रूप आ जाए जो उनका स्वभाव उद्धव ठाकरे के साथ था। जिस दिन मोदी जी को लगा
कि हम अकेले महाराष्ट्र में सत्ता में आ सकते हैं। उसी दिन से जो रिश्ते थे खटाई में पड़ गए थे शिवसेना के और मोदी जी के, वहीं से द्वंद्व शुरू हो गया था और अल्टीमेटली पार्टी ही तोड़ दी मोदी जी। अकाली दल को जैसे दूध से मक्खी को फेंका जाता है, उनको जरूरत नहीं थी। तो जैसे ही 25-30 सांसदों को खरीद फरोख्त करके अगर मोदी जी अपने साथ ले आते हैं, उसी दिन बाय बाय कर देंगे नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार तो वैसे ही, उनकी जो सेहत है, मुझे नहीं लगता है कि वो नवीन पटनायक से ज्यादा बेहतर है। तो एक हेल्थ इश्यूज भी हैं जहां तक नीतीश कुमार की बात हो रही है। नायडू बाबू भी सोचेंगे भाई, उनके साथ उनका जो कंस्टिट्युएंसी है आंध्र प्रदेश में, उसमें मुस्लिम और माइनॉरिटीज की एक अहमियत है, तो कितना उनको सूट करता है। अभी क्या है, अभी जो नीतीश कुमार और नायडू बाबू हैं, ये सिर्फ इसीलिए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इनके साथियों के मुकदमे हैं, इनको सरकार से, केंद्र सरकार से मदद चाहिए, अपने प्रदेश में अलग अलग इनकी इच्छाएं हैं, जैसे नीतीश कुमार जल्दी चुनाव कराना चाहते हैं, इसी तरह से पैकेजेस चाहे हैं। नायडू बाबू को अमरावती जो कैपिटल है, जी हाँ, क्या अगर नीतीश कुमार डिप्टी पीएम बन के दिल्ली आ जाएंगे, बिहार वो जेडीयू के किसी दूसरे नेता को या तेजस्वी यादव को सौंप देंगे, फिर तो बिहार में अर्ली पोल वाली बात खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि ये सब कुछ डिपेंड करेगा। ममता कुमार के प्रधानमंत्रित्व काल में नीतीश कुमार डिप्टी पीएम हो गए, फिर उनको अर्ली पोल की क्या जरूरत है बिहार में? मैं वही आपको कह रहा हूं, मैं बहुत सिंप्लीफाई कर रहा हूं कि अगर कल की मीटिंग या 2-3 दिन मीटिंग चलती है, अभी बहुत समय है, 15-20 दिन का समय है, क्योंकि मोदी जी अगर शपथ ले भी लेते हैं नायडू बाबू और नीतीश कुमार की मदद से, तो फिर विश्वास मत भी लाना होगा। विश्वास मत बहुत क्रूशल होगा, वो अटल जी जैसा विश्वास मत होगा, सरकार गिर भी सकती फ्लोर ऑफ द हाउस में। तो मैं कह रहा हूं कि अभी बहुत कुछ तय होगा, सबको तय करना, बराबर के सब स्टेक होल्डर। और एक चीज याद रखिएगा, राहुल गांधी, खड़गे और सोनिया गांधी वो मोदी जैसे एरोगेंस नहीं है, काफी फ्लेक्सिबल है। जिस तरह से सीट डिस्ट्रीब्यूशन आप देखिए, जिस तरह से ममता बनर्जी का एक एरोगेंट बिहेवियर था, लेकिन राहुल गांधी ने उसको बर्दाश्त किया। जिस तरह से सीट बांटी है लालू प्रसाद यादव ने बिहार में, आपको पता है कहां कहां कंप्रोमाइज करना पड़ा, कन्हैया कुमार को टिकट नहीं दिला पाए राहुल गांधी। तो राहुल गांधी थोड़ा कंप्रोमाइज करके चलते हैं। मुझे नहीं लगता है कि अगर सबकी असहमति, 2-4 बड़े पार्टनरों की अगर असहमति रही, तो हो सकता है कि अल्टीमेटली विकल्प ना होने पर नायडू और नीतीश कुमार फिर मोदी के साथ चले जाए। नहीं, एक सवाल इसमें छोटा सा है, संक्षेप में जवाब चाहेंगे उसका। अगर शरद पवार के नाम पर इंडिया गठबंधन राजी होता है, राजी होने में इंडिया गठबंधन तो किसी के नाम पर हो सकता है, जितना बड़ा 200 से ऊपर सीटें हैं बीजेपी की, क्या आपको लगता है कि शिंदे गुट के सांसद और अजीत पवार के सांसद, क्या वो भी देश के पहले मराठा प्रधानमंत्री का इस्तकबाल करने के लिए मोदी जी को टाटा बाय बाय कह देंगे? देखिए, मेरा सिर्फ एक कंडीशन ये है कि अगर सब सहमत होते हैं, अगर ममता बनर्जी सहमत होती हैं, अखिलेश तो खैर सहमत हो जाएंगे, बहुत फ्लेक्सिबल हैं अखिलेश यादव, तेजस्वी का बहुत ज्यादा स्टेक नहीं है, अगर ये सारे लोग सहमत हो गए, स्टैलिन को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम शरद पवार से नहीं होने वाली है, और उद्धव ठाकरे तो उनको बैक करेंगे। अगर ऐसी परिस्थिति बनती है, सब लोग हामी भर देते हैं, शरद पवार प्रधानमंत्री होते हैं, नीतीश कुमार जो है वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो मुझे लगता है कि अजीत पवार से लेकर एकनाथ शिंदे, पूरा का पूरी जो टोली गई थी टूट के। और हमें याद रखिएगा कि चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे वो छगन भुजबल हो, चाहे वो प्रफुल्ल पटेल हो, जितने भी लोग गए वो सब गन पॉइंट पे गए, वो सब ब्लैकमेल होके गए, कोई खुशी से मोदी जी के साथ नहीं गया है। मोदी जी के जितने बाराती हैं वो सब ब्लैकमेल्ड हैं, कॉम्प्रोमाइज हैं। किसी की सीडी है, किसी का अकाउंट है, किसी का मुकदमा है, किसी की एफआईआर है, किसी की कुछ और है चीजें, तो सारी दुखती रगें पकड़ रखी मोदी जी की ईडी ने। तो इसलिए खुशी से वहां कोई नहीं है। नोबडी इज सेलिब्रेटिंग रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप विद मोदी, वो सब कहीं ना कहीं एक कंप्रोमाइज रिलेशन है, मैरिज ऑफ कन्वीनियंस अंग्रेजी में कहते हैं। इसलिए जैसा ही विकल्प मिलेगा छोड़ देंगे। तो एकनाथ शिंदे अपने कुनबे के साथ जा सकते हैं, हो सकता है उद्धव ठाकरे कहेंगे भाई शिंदे को हटाओ, बाकी सब लोग आओ, तो हो जाएगा, बाकी सब पूरी बारात आ जाएगी, शिंदे अलग हो जाएंगे, अजीत पवार को गले लगा के माफ कर देंगे शरद पवार। तो वो जो संख्या है वो आ सकती है मराठा अस्मिता के नाम पे, मराठी प्राइम मिनिस्टर के नाम पर। लेकिन हाँ, ये चीज हमें देखनी होगी कि क्या सारा कुनबा जो इंडिया अलायंस का है वो एक होता है कि नहीं होता है। और बहुत सा मुझे लगता है कि ये, जैसे कि संदीप जी ने कहा कि बहुत कुछ इक्वेशंस हैं, परमेंटेशंस हैं, बहुत से उसके अंदर गणित हैं कि भाई इसके उसके संबंध, तो बहुत कुछ डिपेंड करेगा
आने वाली 2-3 दिन की जो बैठकें हैं। अंतिम सवाल संदीप जी से। संदीप जी, जी, न्यूक्लियर डील पर जब लेफ्ट ने सपोर्ट विड्रॉ किया था तो इस देश में आखिरी बार विश्वास मत प्रस्ताव रखा गया था 2008 में, अगस्त 2008 में। अविश्वास प्रस्ताव उसके बाद भी आया, पहले भी आया। क्या आपको लगता है बिल्कुल। कि 16 साल के बाद इस देश में फिर से विश्वास मत प्रस्ताव रखने की नौबत आएगी सरकार को, नरेंद्र मोदी यदि शपथ लेते हैं तो? और विश्वास मत प्रस्ताव के पहले स्पीकर का चुनाव पहली लोकसभा में, क्या वही असली विश्वास प्रस्ताव, वही असली अग्नि परीक्षा यदि नरेंद्र मोदी सरकार बनाने के ऑफर को स्वीकार करते हैं तो वो होने वाली है? खेल कहां होने की संभावना आपको है? अभिषेक जी, खेल ऑलरेडी हो चुका है। जी 240 सीटों वाले नरेंद्र मोदी वास्तविक नरेंद्र मोदी हैं ही नहीं। जी नरेंद्र मोदी अगर मेजॉरिटी में खुद नहीं होते हैं तो आप यकीन मानिए वो बहुत अजीबो गरीब डिसीजंस लेने वाले हैं। उन्होंने अपनी सारी पॉलिटिकल लाइफ में कभी किसी का सहारा नहीं लिया, हमेशा मेजॉरिटी में रहे, हमेशा खुद की चलाई, कभी किसी की राय नहीं ली, यहां तक कि नोटबंदी जैसी 86% करेंसी आउटफ्लोइंग वाली स्कीम के लिए भी नहीं। ऐसे व्यक्ति के लिए छोटी छोटी पार्टियों को साथ लेके उन्हें सम्मान देके जोड़ के रखना संभव ही नहीं है। और अगर वैसा कर भी लिया तो संदीप जी, 240 सांसदों वाला विपक्ष, मुख्य विपक्षी दल, हिंदुस्तान के इतिहास में एक अनोखी घटना होगी। क्या आपको लगता है जो सरकार बनेगी उस सरकार को पटरी पर रखने के लिए इतना मजबूत विपक्ष, क्या लगता है आपको कि इस देश में आम नागरिकों के लिए बहुत बड़ा पिटारा खोलने वाला है? 8वें वेतन आयोग का मामला है, यदि इंडिया गठबंधन ने सरकार बनाई तब की बात मैं कह रहा हूँ, या बहुत सारे अगर इंडिया गठबंधन पॉपुलिस्ट स्कीम, क्या उसका दौर वापस होने वाला है? अभिषेक बाबू, इंडिया गठबंधन की सरकार यदि बनी तो ये 240 का विपक्ष उनको पटरी पर रखेगा कि नहीं, ये सवाल नहीं है। असल सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन की सरकार इस 240 वाले विपक्ष को पटरी से कितनी जल्दी उतारेगी। इतने घाव दिए गए हैं पिछले 10 सालों में। इंडिया गठबंधन की सरकार यदि बनती है, जिसकी संभावना काफी है, आज नहीं तो 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, अभी तो ये उस एक एक घाव का हिसाब लेंगे, कानूनी रूप से हिसाब लिया जाएगा। इतने मामले हैं जो हवा में लटके हुए हैं, जिनको खोल के फिर से पड़ताल की जाएगी। यकीन मानिए उसके बाद इस विपक्ष का स्वरूप पूरी तरह से बदल जाएगा। सिर्फ 2-3 केसेस खोलने की देर है, और उसके बाद जब वो मुर्दे बाहर निकलेंगे ना और पता चलेगा उनको कैसे गाड़ा गया था, तब समझ में आएगा कि क्या हुआ था पिछले 10 सालों में। यकीन मानिए 240 एक बहुत बुरा सपना है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए। वो किसी भी कीमत पे 300 से ऊपर रहना चाहते थे। जी संदीप जी, एक छोटा सा सवाल कार्यक्रम खत्म करने के पहले हम दीपक जी से लेना चाहेंगे। दीपक जी, क्या आपको लगता है कि सत्ता पक्ष की तरफ से जो खबरों का अकाल हम पत्रकारों के लिए हो गया था 10 साल के शासनकाल में, कि सत्ता पक्ष की तरफ से खबरें नहीं मिलती थी, अब इस देश में खबरों के दौर की वापसी हो गई है? अब पत्रकारों की पूछ होगी और खबरें मिलेंगी कम से कम हमें आपको गठबंधन के दौर में। अब कोई ये खबर देगा कि किसी मंत्री के चैम्बर में किसी दूसरे मंत्री ने च्युइंगम लगवा दिया स्पाइंग के लिए। देखिए अभिषेक जी, पहले जो प्रेशर था सरकार का वो आपके ऊपर था, अब जो प्रेशर है वो मोदी जी पर है। तो मोदी जी पर दबाव है, अब आप पर दबाव नहीं। जो दबाव आपके ऊपर था या विपक्ष के ऊपर था या आप जैसे पत्रकारों पर था, वो प्रेशर अब थोड़ा सा शिफ्ट होके मोदी पर है। तो मोदी जी बैसाखियों पर हैं, मोदी जी अपने दम पर नहीं है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि वो इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स इश्यूज में फंसते चले जाएंगे, क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट को चलाना बहुत ही मुश्किल है। और वैसे इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि क्या मोदी जी का ऐसा टेम्परामेंट है, ऐसा स्वभाव है ये प्रेशर लेने का, एक एरोगेंट आदमी का? अगर नहीं है तो फिर सरकार 6 महीने से ज्यादा चले नहीं गई। मुझे लगता है कि मेरी एक बड़े नेता से बात हो रही थी इंडिया अलायंस के, और उन्होंने कहा था कि हम पहले इस सरकार को फ्लोर ऑफ द हाउस पे गिरने देंगे, और हो सकता है उसकी शुरुआत नीतीश कुमार ही करें। जब सरकार गिरेगी तो फिर मौका आएगा अपने आप। तो ये तो गेम वेट एंड वॉच वाला है, और मुझे लगता है वो पेशेंस सोनिया गांधी में है। जी
बिल्कुल आपने सही कहा कि वो पेशेंस सोनिया गांधी में भी है और इंडिया अलायंस में भी है। इंडिया अलायंस के लिए भी शायद बेहतर यही है कि सरकार बनाने का न्योता सबसे पहले मिले। उससे ज्यादा बेहतर स्थिति ये होगी कि नरेंद्र मोदी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर सरकार बनाने का मौका मिले और फ्लोर पर बहुमत परीक्षण के दरमियान सांसद ये तय करें कि नरेंद्र मोदी की सरकार को उनके 10 साल के कार्यकलाप को देखते हुए सत्ता में बने रहने देना है या मुख्य विपक्षी बेंच पर उनकी जगह उन्हें दिखा देनी है। तो देखते हैं क्या होता है। अब यहां से असली राजनीति जिसका अभाव इस देश में होता हुआ दिख रहा था, जांच तंत्र को ही राजतंत्र और लोकतंत्र मान लिया गया था, यानी राजतंत्र लोकतंत्र पर हावी हो रहा था जांच तंत्र के माध्यम से। अब उस जांच तंत्र की जगह संसद में सरकारें बनेगी चलेंगी, संसदीय कमेटियां सरकार को और कानून बनाने का काम करेंगी और इन सब से आगे बढ़कर सरकार क्या 13 दिन में फिर नरेंद्र मोदी यदि सरकार बनाएंगे तो गिर जाएगी। चाबी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के हाथ में है और देखते हैं उस चाबी में कितनी कितनी चाबी भरी जाती है, ताले में कितना दम है। और ताला और चाबी के इस दौर में विश्वास मत संसद का पहला सत्र सबसे रोचक होने वाला है। तो इंतजार कीजिए और देखते रहिए संसद के पहले सत्र का नजारा कि आखिर होता क्या है, बदले बदले निजाम नरेंद्र मोदी या कोई और। आज की इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए दीपक शर्मा जी, संदीप मनुधने जी, आपने अपने कीमती समय में से अपना समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।